वॉकिंग डेड में अभी तक आप सब लोग ये देख चुके हो कि रिक जब कोमा से उठा तो दुनिया पहले जैसी नहीं थी जैसे वो छोड़ के गया था। और तो और जैसे ही वो अपने घर आया तो वहाँ पर ना तो उसकी बीवी थी ना तो उसका बेटा। उसे ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ निकल जाता है, लेकिन जब वो शहर के बीचों बीच आया तो उसके घोड़े को बहुत ज्यादा वॉकर्स डरा देते हैं और डर के मारे रिक भी नीचे गिर जाता है। लेकिन वॉकर्स ने पलक झपकते ही रिक के घोड़े को चीर फाड़ करके अपना लंच बना दिया। डर के मारे रिक टैंक के अंदर छुप गया, लेकिन तभी ग्लेन उसे बोलता है जल्दी से टैंक से बाहर निकलो और हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। जैसे जैसे ग्लेन ने बोला रिक ने वैसे वैसे ही किया और रिक सही सलामत ग्रुप के साथ पहुंच जाता है। बाकी सभी लोग रिक की मदद से एक वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले टी डॉग, जिस पर पहले मर्ल ने अटैक किया था, टी डॉग की गलती की वजह से वो चाबी सेवरेज पाइप में गिर जाती है और ना चाहते हुए भी टी डॉग मर्ल को वहीं बंधा हुआ छोड़ कर आ गया और बाकी के ग्रुप वालों के साथ वो अपने मेन ग्रुप की ओर निकल पड़ते हैं। अब सीन शुरू होता है मर्ल को दिखाने से, जो पिछले 9 घंटों से छत के ऊपर ही बंधा था। छत पर बारिश आई, छत पर आंधी आई और तो और उसका हाथ भी हथकड़ी लगी होने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है। पहले तो मर्ल बहुत ज्यादा मर्दानगी की बातें कर रहा था, मगर अब जब 9 घंटों से ना खाने के लिए कुछ है और ना पीने के लिए, तो उसका दिमागी संतुलन भी हिलने लगता है। मर्ल बार बार अपने आप को ही जोक्स सुनाकर हंसने की कोशिश करता, मगर इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला था और कुछ ही देर बाद उसे एक मर्तबा फिर से टीडो की याद आ जाती और वो टीडो को गंदी गंदी 3-4 माँ बहन की गालियां देकर चुप हो जाता। वो भगवान से मदद भी मांगता है, मगर कोई चीज भी उसका साथ नहीं देती और अब उसे पक्का यकीन हो गया अगर उसे यहाँ से निकलना है तो खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए बड़े जोर से पूरी ताकत के साथ अपने हाथ को हथकड़ी से फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन उस घोंचू को नहीं पता था उसके इतने ज्यादा शोर करने की वजह से नीचे से वॉकर ऊपर आ जाएंगे और होता भी ऐसा ही है। सभी वॉकर्स ऊपर वाले डोर के करीब आ जाते हैं। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टी डॉग जाते जाते मर्ल पर एक एहसान कर गया था। टी डॉग ने जाने से पहले दरवाजे को जंजीरों से बांध दिया होता है, जिस वजह से मर्ल को थोड़ा सा टाइम मिल गया। जब मर्ल अपनी मौत को मान कर बैठा था तभी उसकी नजर एक रोड पर जाती है। मर्ल ने तुरंत ही अपनी बेल्ट उतारी और बेल्ट की मदद से रोड को अपने पास करने की कोशिश करने लगा, मगर इस चीज का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था और तो और कुछ ही देर में वॉकर्स दरवाजा तोड़कर मर्ल की बोटियां बोटियां कर देंगे। इसी के साथ सीन कट हुआ और हम देखते हैं आरवी का सीन, जहाँ पर रिक, मोरेलिस और बाकी के सभी ग्रुप वाले अपने असली ग्रुप से मिलने को जा रहे होते हैं। वो सब लोग तो खुश थे ही, लेकिन ग्लेन कुछ ज्यादा ही खुश था क्योंकि उसने आज से पहले इतनी महंगी और धांसू दिखने वाली स्पोर्ट्स कार कभी नहीं चलाई थी। लेकिन रिक की मदद से ग्लेन ने ये कार चोरी की है, इसलिए स्पोर्ट्स कार का जो सायरन यानी कि जो गाड़ी का हॉर्न होता है वो बचे ही जा रहा था और ये चीज आगे चल के इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करने वाली है। इधर हम देखते हैं ग्रुप का सीन, जहाँ पर शेन यानी रिक का जिगरी दोस्त, जो इन दिनों रिक की बीवी के साथ ही गुलछड़े उड़ा रहा है, वो बेफिक्र होकर बैठा था कि अब लोरी उसी की है और लोरी भी अपने पति को भूल चुकी थी। वो तो बड़ी खुशी खुशी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में शेन लोरी के बेटे काल को बोलता है, देखो बेटा काल, आज मैं तुम्हें मेंढक पकड़ना सिखाऊंगा। काल ने कहा, मेंढक? आखिर मेंढकों का शिकार कौन करता है? मुझे कुछ बड़ा शिकार करना सिखाइए। लेकिन शेन कहता है, जब हमारा खाना खत्म हो जाएगा तो तुम्हें मेंढक ही सबसे ज्यादा लजीज लगेंगे। उन तीनों की बातचीत के दौरान ही सभी ग्रुप वाले डर के मारे अलर्ट हो जाते हैं। शेन तुरंत ही डेल के पास आया। डेल ने बताया, एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार हमारी ग्रुप की ओर बढ़ रही है और उसका हॉर्न लगातार बजे ही जा रहा है। अब इतनी ज्यादा आवाज वॉकर्स को ग्रुप की ओर खींच लेंगे, इसीलिए सब लोग बहुत ज्यादा दहशत में आ गए। अब फाइनली वो स्पोर्ट्स कार जिसमें ग्लेन बैठा था वो बाकी के ग्रुप वालों के पास कार को पार्क कर देता है। ग्लेन बाहर निकला और बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने आज से पहले इतने ज्यादा मजे कभी नहीं किए थे, मगर तभी शेन उसे बोनट खोलने का कहता है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ग्रुप वालों ने तुरंत ही बैटरी का प्लग निकाल दिया, जिससे फाइनली वो हॉर्न बजना बंद हो जाता है और बेचारे ग्लेन का अच्छा दिन एक मरतबा फिर से बिगड़ गया। सभी ग्रुप वालों ने कहा, तुम तो बाकी सबके साथ गए थे तो अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन तभी पीछे से वो आरवी भी आ गई, जहाँ पर बाकी ग्रुप वाले अपने लोगों से मिलने का इंतजार कर रहे थे। मोरेलिस रिक को कहता है, चलो आ जाओ बाहर, तुम जितने दिन चाहोगे उतने दिन हमारे साथ रह सकते हो और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा भी मिल जाएंगे। इसीलिए रिक काफी ज्यादा अफसुर्दा होकर आरवी के अंदर ही बैठा रहता है। यहाँ एक मर्तबा फिर से लोरी और काल बहुत ज्यादा दुखी हो गए क्योंकि सब लोगों के परिवार एक दूसरे से मिल रहे थे और उन्हें रिक की याद आ रही होती है। लेकिन तभी आरवी में से रिक बाहर आया, जो अपने बेटे और अपनी बीवी को देखकर मानो चौंक ही गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता, लेकिन इतने में ही काल दौड़ता हुआ अपने पिता को गले लगा लेता है। गोली लगने के बाद और कोमा से बाहर आने के बाद रिक ने बड़े दिनों बाद ये एक खुशी देखी थी। जब लोरी रिक के साथ गले लगती है तो लोरी शेन की ओर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, मानो जैसे शेन ने ही रिक और लोरी के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ की थी। रिक भी अपने जिगरी दोस्त शेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ सीन कट हो गया। हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर आग के इर्द गिर्द बैठे हुए सभी लोग रिक की बातें सुन रहे थे। रिक ने कहा, जब मैं कोमा से उठा तो दुनिया
दुनिया पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। और तो और एक बूढ़ी औरत जो पता नहीं कैसे इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी मुझ पर अटैक कर रही थी। लेकिन खैर आज मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन है क्योंकि मैं अपने पत्नी और अपने बेटे से मिल पाया हूँ। और शेन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी पत्नी और मेरे बेटे का बहुत ज्यादा ध्यान रखा। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। शेन तो बस रिक का नहीं बल्कि रिक की पत्नी का ध्यान रखना चाहता था और ये बात लोरी को भी अच्छी तरह पता थी। लेकिन सोचने की बात है, जब हॉस्पिटल के अंदर रिक मरा ही नहीं था तब आखिर शेन ने घर आकर लोरी को क्यों बताया कि रिक नहीं रहा। और इस चीज का खुलासा भी आगे चल के हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कैरल और उसके पति मिचेल को, जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि मिचेल एक नंबर का निकम्मा आदमी है। उसे लगता है दुनिया अभी भी नहीं बदली, वो अभी भी अपनी अय्याशियां करता है और बाकी सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए शेन उसके पास आया और उसे कहने लगा, ये जो तुमने अलहदा अपनी आग जला रखी है ना, ये तुम्हारे बाप की नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके जलने लायक लकड़ियां लाई हैं, तो इसीलिए अपना परिवार लो और बाकी सबके साथ एक आग के इर्द गिर्द आकर बैठो, वरना मैं तेरा बूथा तोड़ दूंगा। और फिर शेन ने उसकी आग को बुझा दिया और फिर शेन दोबारा बाकी के ग्रुप वालों के साथ आकर बैठ गया। इस मर्तबा टीडो कहता है, हमने मर्ल को पीछे ही छोड़ दिया, ये सरासर मेरी गलती थी। अगर मैं जरा सा ध्यान देता और हड़बड़ी में ना आता तो आज मल हमारे साथ बैठा होता। लेकिन एंड्रिया कहती है मल इसी लायक है, तो ज्यादा उसके बारे में सोचो मत। सोचना है तो ये सोचो कि हम डैरिल को क्या जवाब देंगे। तभी डेल कहने लगा, डैरिल को हम सिर्फ और सिर्फ सच ही बताएंगे। अगर हमने झूठ बोला तो ये ग्रुप वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रुप वाले एक दूसरे पर यकीन करना छोड़ देंगे और हम सब लोग भी मारे जाएंगे। तभी टीडो कहता है, मैं डैरिल को सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। हमने देखा रिक और लोरी को जो टेंट के अंदर अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे क्योंकि रिक बड़े दिनों बाद अपनी बीवी से मिला होता है। पर इस चीज की लोरी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन उसे साथ ही साथ ये बात भी खले जा रही थी कि जिस दिन रिक को लोरी और शेन के रिलेशन के बारे में पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या कर देगा। यहाँ हम देखते हैं शेन को जो आरवी के ऊपर बैठा हुआ रिक और लोरी के कैंप की ओर ही घूरे जा रहा था क्योंकि उसे अब ये बात खल रही थी कि रिक कभी ना कभी तो उससे पूछेगा ही कि तुम आखिर मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। इसी तरह सोचते हुए वो रात भी बीत जाती है। सुबह हुई तो हमने देखा रिक को जो बाकी सभी ग्रुप वालों को गुड मॉर्निंग कहने के लिए बाहर आता है। सब लोग अपना अपना काम बखूबी कर रहे थे और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी उन्हें जंगल में से एक वॉकर के गुर्राने की आवाज आने लगती है। बस इतना ही था कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर वॉकर के शिकार को निकल गए। जब वो उस वॉकर के करीब गए तो उन्होंने देखा कि जो वॉकर है वो एक हिरन को खा रहा है। ये देखकर ग्रुप वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने वॉकर को चारों तरफ से पीटना शुरू कर दिया और उस भेड़ के टके को मार मार कर उसका कंचूबर बना देते हैं। उन्होंने जरा राहत की सांस ली ही थी कि एक और चीज की जंगल में से आवाज आने लगती है। सभी लोग अपने अपने हथियारों को जंगल की ओर पॉइंट कर लेते हैं। मगर तभी वहाँ पर एंट्री हुई हमारे हीरो डैरिल की, जो आते ही उस कमबख्त वॉकर को बुरी तरह लात घुसे मारने लगता है क्योंकि डैरिल इस हिरन का पीछा बड़ी दूर से कर रहा था। और जब हिरन अधमरा हुआ तो इस भेड़ के टके ने आकर उसे खाना शुरू कर दिया। अब हिरन भी वॉकर की तरह इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए ग्रुप वाले इस हिरन को तो नहीं खा सकते और सब लोग एक मर्तबा फिर से मायूस होकर ग्रुप के बीचों बीच आ जाते हैं। जब डैरिल बाकी सभी लोगों के पास आया तो वो अपने बड़े भाई मल को आवाज देता है, लेकिन उसे मल कहीं नहीं दिखा। डैरिल ने शेन से पूछा, आखिर मेरा भाई कहाँ है? जिसके जवाब में शेन कहता है, यहीं कहीं झट मरा रहा होगा, तू ज्यादा चिंता मत कर। मगर इतने में ही रिक ने डैरिल को सब कुछ सच सच बता दिया। रिक ने कहा, हमने तेरे भाई को बिल्डिंग की छत पर हथकड़ियां लगाकर वहीं पर छोड़ दिया। ये सुनते ही डैरिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने पलक झपकते ही रिक पर हमला कर दिया। अब चूंकि शेन रिक का जिगरी दोस्त था इसीलिए वो भी डैरिल पर अटैक कर देता है और रिक शेन की मदद से डैरिल को नीचे गिरा देते हैं। फिर तुरंत ही रिक डैरिल को बोलता है, अगर तूने और कोई शान पत्ती की तो मैं तेरी गोटियां काट दूंगा, इसलिए चुपचाप जो मैं बोलता हूँ वो सुनते जा। तेरा भाई हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था, इसलिए हमने मजबूरन ये कठिन फैसला उठाया और उस चोमू को वहीं पर बांधा है। तभी वहाँ पर टी डॉग भी डैरिल को सब कुछ सच सच बता देता है कि इन बेचारों की कोई भी गलती नहीं है। इन्होंने तो बोला था चाबी ले जाओ और मल को फ्री कर दो, मगर मुझसे ही चाबी ड्रेनेज पाइप के अंदर गिर गई। ये सुनते ही डैरिल और भी ज्यादा भड़क गया और उसे कहने लगा, ये कोई फिल्म चल रही है क्या जो तूने ड्रेनेज पाइप के अंदर हथकड़ी की चाबी गिरानी थी? सांड की औलाद, तेरे में जरा सा भी दिमाग नहीं था कि तू मेरे भाई को फ्री कर पाए। ये कहते ही डैरिल वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी पीछे से शेन और रिक दोनों ये प्लान बनाते हैं कि डैरिल को साथ ले जाकर उन्हें मल की हेल्प करनी ही होगी। ऐसा करने के लिए वो डैरिल के पास आए, लेकिन डैरिल कहता है ये शेन यहीं पर रहेगा, हमारे साथ ग्लेन जाएगा, रिक जाएगा और ये सांड की औलाद टी डॉग जाएगी।
जाएगी। मगर ग्लेन ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसे एक मर्तबा फिर से जहन्नुम में नहीं जाना, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ से बाहर आए हैं। मगर ये सब उन्हीं की गलती थी तो सुधारनी तो पड़ेगी। जाने से पहले रिक अपनी बीवी लोरी के पास आता है जो रिक पर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। लोरी ने कहा, हमारे पास आए हुए तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ और तुम फिर से हमसे दूर जाने की बात कर रहे हो। बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो फिर से जीते जी मर जाऊंगी। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो दोस्तों, मुझे तो इस कमीनी औरत पर एक मर्तबा फिर से शक हो रहा है। ये तो चाहती है कि इसका पति फिर से मर जाए ताकि ये शेन के साथ एक मर्तबा फिर से रंगरलियां मनाए। लेकिन रिक उसे किसी तरह सहारा देकर कल तक का इंतजार करने को बोलता है और फिर खुद जरूरत का सामान और कुछ गन्स लेकर निकल पड़ते हैं मल की मदद करने। लेकिन हमने देखा शेन को जो अभी भी डैरिल के कहने की वजह से ग्रुप के साथ ही रुका होता है और बाकी के सभी लोग फिलाडेल्फिया शहर के अंदर पहुंच गए। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली थी कि इस मर्तबा वो बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से से आए हैं क्योंकि बिल्डिंग के सामने तो बहुत ज्यादा वॉकर्स हैं, इसलिए उन्हें कोई सेफ जगह चुननी है। काफी सुरक्षित जगह चुन लेने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पूरी तैयारी के साथ मल को पकड़ने यानी मल को बचाने के लिए निकल गए। इधर हम देखते हैं बाकी के ग्रुप का सीन जहाँ पर शेन काल को मेंढक पकड़ना सिखा रहा था और वो कॉल के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है, मानो जैसे उसे काल से प्यार हो गया हो। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता करके रिक, डैरिल, ग्लेन और टी डॉग बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर हैरानी की बात थी कि उन्हें अपने रास्ते में कोई वॉकर नहीं दिखाई देते। लेकिन जितने वॉकर्स कम होंगे ये तो उतना ही अच्छा है। यहाँ हम देखते हैं बाकी की सभी लड़कियों को जो एक झील के किनारे कपड़े धो रहे थे। तभी वहाँ पर मिचेल आया जो निखट्टुओं की तरह सिगरेट फूक रहा था। वो अपनी बीवी के पास आता है और उसे कहता है, चलो मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। कैरल अपने पति से बहुत ज्यादा डरती थी, इसलिए वो चुपचाप काम छोड़कर जाने को रेडी थी। मगर तभी एंड्रिया बोलती है, अरे यार तुम तो एक नंबर के निकट्टू हो, अपनी बीवी को जरा सा काम ही कर लेने दो। अगर ये अब चली गई तो हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं लोरी को जो शेन के पास बैठे हुए काल को अपने साथ चलने का कहती है क्योंकि अब वो शेन के पास खुद को या अपने बेटे को नहीं रखना चाहती थी। जब लोरी वहाँ से जाने लगी तो पीछे से शेन कहता है, अभी परसों तक तो तुम मेरे पर फिदा थी और अभी एक दिन में क्या हो गया जो तुम मुझसे बात भी नहीं करती। लोरी कहती है, तुम्हें बखूबी पता है कि तुमने कितना बड़ा कांड किया है। तुमने कहा था कि रिक मारा गया है, लेकिन देखो रिक तो सही सलामत हमारे पास आ गया। तुमने झूठ बोला कि तुम हॉस्पिटल गए थे और तुम मेरे पति को बचाए बिना ही अपने आप से ही खबरें छापने लगे कि रिक मारा गया है, इसलिए मैं तो तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ हम देखते हैं रिक और बाकी के लोगों को जो शॉपिंग मॉल यानी कि उसी बिल्डिंग के नीचे थे जिस बिल्डिंग की रूफ टॉप पर मल को हथकड़ी लगाई गई है। उनकी नजर एक वॉकर पर पड़ती है जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अपना डैरिल उस बेचारी वॉकर को भी नहीं छोड़ता। डैरिल उसके सर में तीर घुसा देता है जिससे वो बेचारी मारी गई। इधर हम देखते हैं मिचेल को जिसने अब गुस्से से अपनी बीवी को अपने पास आने का कहा, लेकिन उसके रास्ते में एंड्रिया आ गई जो मिचेल को कहती है, तुम अभी भी घटिया तरीन इंसान हो, दुनिया बदलने के बाद तुम वैसे के वैसे ही रहे। मगर कैरल एंड्रिया को चुप करवा देती है। ये देखकर मिचेल तुरंत ही अपनी बीवी कैरल का हाथ पकड़ता है और बड़े गुस्से से उसे वहाँ से ले जाने लगा। जब एंड्रिया ने उसे ऐसा करने से रोका तो मिचेल कमीने ने अपनी पत्नी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर बाकी सभी औरतें मिचेल से लड़ने लगती हैं, लेकिन वो हिजड़ा था तो मर्द ही, इसलिए वो उन चारों पर भारी पड़ रहा था। तभी पीछे से शेन आया जिसने मिचेल को नीचे गिराकर उसके मुंह पर जोरदार घूंसे जड़ दिए, जिससे मिचेल को उसकी नानी याद आ जाती है। शेन ने कहा, अगर एक मर्तबा फिर से तूने अपनी बीवी या किसी भी औरत पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैरल अपने पति मिचेल को पीटते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी थी और जब शेन मिचेल को मारते हुए तसल्ली कर लेता है तब वहाँ पर कैरल आई और अपने पति की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं रिक और बाकी के लोगों को जो फाइनली रूफ टॉप तक पहुँच चुके हैं और जिस जगह पर टी डॉग ने दरवाजे को लॉक लगाया था वो लॉक अभी तक कायम था। टी डॉग ने एक क्रॉसबो की मदद से उस लॉक को तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही लॉक टूटा तो डैरिल तुरंत ही भागते हुए अपने भाई मल के पास आ जाता है। मगर हैरत की बात थी कि वहाँ पर मल का नामो निशान तक नहीं होता, वहाँ पर था तो सिर्फ और सिर्फ मल का कटा हुआ हाथ। और ये देखकर डैरिल फूट फूट कर रोने लगता है। हथकड़ी पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था और इससे एक ही बात साबित हो रही थी कि वॉकर्स किसी तरह छत पर पहुंचे और मल के टुकड़े टुकड़े करके मल को खा गए। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।